हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए एक महामैराथन क्लास बीएड सेकेंड ईयर या बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम, जो कि आपके नॉलेज एंड कुरिकुलम यानी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का सब्जेक्ट रहने वाला है। तो उसके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये बीकानेर संभाग के सभी विद्यार्थियों या राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी या जेएनयू यूनिवर्सिटी जोधपुर, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व उपयोगी रहने वाली है। तो सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी शेयर करें। और आप सभी अपना फर्ज नहीं निभाते, यानी आपका कर्तव्य बनता है कि अगर आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला रहे और आपके लिए हर क्लास मैंने आपके लिए लगाई है, तो आप अगर एक लाइक करने में कंजूसी कर रहे हो या क्लास को शेयर करने में कंजूसी कर रहे हो तो वह कृपया ना करें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को कमेंट जरूर करें ताकि पता चल सके क्लास आपको कैसी लग रही है। तो जिस विद्यार्थी को भी पीडीएफ लेनी है ना, वही मैसेज करें। आपके लिए नंबर दे रखा है, वहाँ पर मैसेज आपको वही विद्यार्थी मैसेज करें जिनको पीडीएफ लेनी है। और पहले बता देता हूँ, पीडीएफ फ्री नहीं है और इसका शुल्क लगेगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके या सीधे नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। फ्री वाले विद्यार्थी मैसेज नहीं करें। तो शुरू करते हैं क्लास को। आपको इस क्लास के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान के वैधिकरण की प्रक्रिया क्या है और विभिन्न आधारों के साथ स्पष्ट कीजिए। तो ज्ञान का वैधिकरण वे प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्राप्त ज्ञान सत्य, विश्वसनीय एवं प्रमाणिक है। शिक्षा के क्षेत्र में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को यह जानना आवश्यक होता है कि जो ज्ञान ग्रहण किया जा रहा है वह कितना सही और उपयोगी होता है विद्यार्थियों। फिर आता है ज्ञान के वैधिकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से। तो पहला आधार आता है अनुभव। पहला आधार कौन सा है विद्यार्थियों? अनुभव। अनुभव क्या है? तो ये आधार प्रत्यक्ष अनुभव अवलोकन पर आधारित होता है। वैज्ञानिक ज्ञान प्राय इसी पर आधारित होता है, जैसे प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष। दूसरा आता है तर्क। दूसरा क्या आता है? तर्क आता है। तो इसके अंदर तर्क, बुद्धि, विचार प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान को परखा जाता है। यदि कोई तथ्य तार्किक रूप से सही है तो उसे वैध माना जाता है। गणित एवं दर्शन में इसका विशेष महत्व माना गया है। फिर तीसरा आता है विद्यार्थियों प्रमाणिकता। क्या है? प्रमाणिकता। प्रमाणिकता के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि कभी कभी ज्ञान को किसी विशेषज्ञ ग्रंथ या परंपरा के आधार पर स्वीकार किया जाता है, जैसे धार्मिक ग्रंथ हो गया या प्रसिद्ध विद्वानों के विचार है, जैसे कि आपके रविंद्रनाथ टैगोर के विचार हो गए या महात्मा गांधी जी के विचार हो गए, स्वामी विवेकानंद जी के विचार हो गए। धार्मिक ग्रंथों के अंदर भगवद गीता हो गई, कुरान हो गई, अपने बाइबिल हो गई या अपने कोई भी चीज है, ठीक है, रामायण हो गई, रामचरितमानस हो गया, ये सब धार्मिक ग्रंथ आते हैं। तो फिर बात करते हैं चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट के अंदर आता है आपके लिए संगति, यानी यदि नया ज्ञान पहले से स्थापित ज्ञान के साथ संगत है तो उसे स्वीकार किया जाता है। असंगत ज्ञान को पुनः जांचा जाता है। फिर पांचवा पॉइंट है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता क्या है? यानी यदि कोई ज्ञान व्यवहार में उपयोगी सिद्ध होता है तो वह वैध माना जाता है। शिक्षा में यह दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर आपके लिए पांच, इसके अलावा आपके लिए शिक्षा में महत्व की बात करें तो ज्ञान का वैधिकरण शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं तार्किक बनाता है। इससे विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित होता है और वे अंधविश्वास से दूर रहते हैं। विद्यार्थियों, अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष इसका यह है कि इस प्रकार ज्ञान का वैधिकरण बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें अनुभव, तर्क, प्रमाणिकता एवं व्यवहारिकता का सभी का समन्वय माना जाता है। ये प्रक्रिया शिक्षा को प्रभावी एवं सार्थक बनाती है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है कि ज्ञान के संप्रेषण में शिक्षक की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो अगर बात करें ज्ञान का संप्रेषण, तो ज्ञान का संप्रेषण विद्यार्थियों शिक्षा की मूल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान, कौशल एवं मूल्य पहुंचाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुआयामी होती है। ज्ञान के स्रोत के रूप में अगर शिक्षक की बात करें तो परंपरागत शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को ज्ञान का मुख्य स्रोत माना जाता है। वे पुस्तकीय ज्ञान को सीधे विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है? मार्गदर्शक एवं सहायक। मार्गदर्शक एवं सहायक यानी आधुनिक शिक्षा में शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं होना चाहिए बल्कि सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने वाला मार्गदर्शक होता है। वह विद्यार्थियों को स्वयं ज्ञान निर्माण के लिए प्रेरित करता है। तीसरा पॉइंट है संवादात्मक भूमिका, यानी शिक्षक विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करता है जिससे द्विपक्षीय संप्रेषण संभव होता है। इससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है। विद्यार्थियों, चौथा पॉइंट है तकनीकी साधनों का उपयोग करना। तकनीकी साधनों का उपयोग करना डिजिटल युग में
डिजिटल युग में शिक्षक आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ज्ञान को अधिक आकर्षक एवं सुलभ बनाता है। क्या बनाता है? आकर्षक और सुलभ बनाता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए 5 नंबर पॉइंट है आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। क्या पॉइंट है? आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। इसके अंदर शिक्षक विद्यार्थियों को केवल जानकारी नहीं देता बल्कि उन्हें सोचने, प्रश्न पूछने एवं विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है। अगला इसके बाद आपको आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो कभी कभी शिक्षक की पारस्परिक भूमिका रटाने वाली पद्धति ज्ञान के प्रभावी संप्रेषण में बाधा बनती है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक लचीला, नवाचारी एवं विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाए। निष्कर्ष है इसका कि इस प्रकार ज्ञान के संप्रेषण में शिक्षक की भूमिका केवल सूचना देने तक सीमित नहीं हो बल्कि वे एक मार्गदर्शक, प्रेरक, सहविद शिक्षार्थी के रूप में कार्य करता है जो शिक्षा को जीवंत एवं प्रभावी बनाता है। फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि पाठ्यक्रम में मनोवैज्ञानिक आधारों का विश्लेषण कीजिए। फिर से बता देता हूं विद्यार्थियों, ये बीएड सेकेंड ईयरली एग्जाम है या उसके साथ आपके जो सेमेस्टर का एग्जाम है उन सब के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। बस आपको क्लास देखनी है, अच्छे से सभी विद्यार्थियों को शेयर करनी है। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी है, विशेष रूप से बीकानेर संभाग के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए, शेखावटी के लिए या मत्स्य यूनिवर्सिटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आपसे बस इतना ही निवेदन है कि क्लास को देखकर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि विद्यार्थी 10 से 15 हज़ार देख लेते हैं या इससे ज़्यादा भी देख लेते हैं, लेकिन मात्र आप नाम मात्र में सब्सक्राइब कर दो, जिससे क्या होता है हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं प्राप्त होता है। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, अच्छा सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट एसपी क्लासेस बीकानेर आपके लिए उपलब्ध करवाता रहेगा। तो पाठ्यक्रम निर्माण में मनोवैज्ञानिक आधारों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शिक्षा का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है। यदि पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की मानसिक क्षमताओं, रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगा तो शिक्षा प्रणाली नहीं हो सकती। पहला पॉइंट इसके अंदर बाल केंद्रित दृष्टिकोण, यानी मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बालक अद्वितीय होता है, इसलिए पाठ्यक्रम को उसकी रुचियों, क्षमताओं एवं विकास स्तर के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है विकासात्मक चरण। तो पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास के विभिन्न चरणों के अनुसार होना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर सरल एवं गतिविधि आधारित सामग्री आती है। तीसरा पॉइंट है सीखने के सिद्धांत। तो सीखने के सिद्धांत में व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद एवं निर्माणवाद में जैसे सिद्धांत पाठ्यक्रम सिद्धांत निर्माण को प्रभावित करते हैं। निर्माणवाद के अनुसार विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, इसलिए पाठ्यक्रम को सक्रिय एवं अनुभवात्मक होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है? मोटिवेशन यानी प्रेरणा। यदि पाठ्यक्रम रुचिकर एवं प्रासंगिक होगा तो विद्यार्थियों में सीखने की प्रेरणा और भी ज्यादा बढ़ेगी। उबायु पाठ्यक्रम सीखने में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है, इंटरेस्ट नहीं लेता है, इसलिए प्रेरणा, मोटिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। 5 पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नताएं। हर विद्यार्थी की सीखने की गति एवं शैली अलग होती है, इसलिए पाठ्यक्रम में लचीलापन होना आवश्यक है। निष्कर्ष है इसका कि इस प्रकार मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित, लचीला एवं प्रभावी बनाते हैं, जिससे शिक्षा अधिक सार्थक एवं उपयोगी होती है। तो विद्यार्थियों, क्लास को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक क्लास को देखना है। जो विद्यार्थी पूरी क्लास को देखेंगे, छोटे वाले क्वेश्चन, बड़े वाले, लघुतरात्मक, तभी उनके अच्छे से अच्छे अंक आएंगे और आपको पूरा सिलेबस इस एक क्लास के अंदर कवर करवाने वाला हूं। तो क्लास को स्किप नहीं करें, लास्ट तक क्लास में बने रहे विद्यार्थी। फिर आपके लिए नेक्स्ट आपके लिए चौथा क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम के समाजशास्त्रीय आधारों की व्याख्या कीजिए। समाजशास्त्रीय आधार कौन से होते हैं? तो पाठ्यक्रम के समाजशास्त्रीय आधार इस बात पर केंद्रित होते हैं कि शिक्षा समाज की आवश्यकताओं, मूल्यों एवं संस्कृति को कैसे प्रतिबिंबित करते हैं। शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं होता बल्कि सामाजिक विकास का भी माध्यम है। समाज की आवश्यकताएं, पहला पॉइंट है समाज की आवश्यकताएं। पाठ्यक्रम का निर्माण समाज की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे तकनीकी शिक्षा का समावेश करना। दूसरा है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। तो पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज की परंपराएं, रीति रिवाज एवं मूल्य नई पीढ़ी तक पहुंचाए जाते हैं। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन है। पाठ्यक्रम के माध्यम से समानता, लोकतंत्र एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाता है। चौथा पॉइंट क्या है? सामाजिक नियंत्रण एवं एकता, यानी पाठ्यक्रम समाज में अनुशासन, एकता एवं सहयोग की भावना विकसित करता है। समावेशन की बात करें, इंक्लूशन यानी समावेशन क्या होता है? आधुनिक पाठ्यक्रम में सभी वर्गों, चाहे वो एसटी वर्ग है, एसटी वर्ग है, ओबीसी, दिव्यांग या आर्थिक रूप से कमजोर, सभी को क्या होना चाहिए? समान अवसर देने पर बल देना हमें चाहिए विद्यार्थियों।
नेक्स्ट आपके लिए निष्कर्ष इसका है कि इस प्रकार समाजशास्त्री आधार पाठ्यक्रम को समाजोपयोगी एवं प्रासंगिक बनाते हैं। ये शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित नहीं रखते बल्कि समाज के समग्र विकास का साधन मानते हैं। क्या बनाते हैं? साधन बनाते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए 5 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण और पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग में अंतर स्पष्ट करो। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला विद्यार्थियों। तो बात करें पाठ्यक्रम निर्माण की, तो पाठ्यक्रम निर्माण एवं पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग दोनों ही शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, परंतु इसके दृष्टिकोण एवं कार्य क्षेत्र में अंतर माना जाता है। तो पहले देखते हैं पाठ्यक्रम निर्माण क्या होता है। तो पाठ्यक्रम निर्माण यानी करिकुलम डिजाइन, ये एक प्रारंभिक प्रक्रिया है जिसमें पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसमें यह तय किया जाता है कि विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जाएगा, क्यों पढ़ाया जाएगा और किस प्रकार पढ़ाया जाएगा, यानी उसके अंदर सारी कुछ क्या होता है, मेंटेनेंस किया जाता है। ये अधिकतर सैद्धांतिक एवं योजना आधारित प्रक्रिया मानी जाती है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए इसमें उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण विधियों का चयन करना, मूल्यांकन के तरीके तय किए जाते हैं। ये कार्य सामान्यतः शिक्षाविदों, विशेषज्ञों एवं नीति निर्माताओं द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग। तो ये एक उन्नत एवं व्यवहारिक प्रक्रिया है जिसमें तैयार किए गए पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने, संशोधित करने एवं सुधारने पर ध्यान दिया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं निरंतर सुधार शामिल होते हैं। ये अधिक तकनीकी एवं प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाता है विद्यार्थियों, जिसमें डेटा, फीडबैक एवं शोध का उपयोग किया जाता है। अगर इसके मुख्य अंतर की बात करें तो मुख्य अंतर इसमें पहला है, निर्माण सैद्धांतिक है जबकि इंजीनियरिंग व्यवहारिक एवं तकनीकी है। निर्माण में यानी जो पाठ्यक्रम निर्माण है वो तो योजना बनती है, जबकि इंजीनियरिंग में इसका क्या होता है, क्रियान्वयन व सुधार होता है। दोबारा देखिए, इसमें तो योजना बनती है जबकि उसमें क्या होता है, उस योजना का क्रियान्वयन लागू कर देता है, सुधार किया जाता है। जबकि निर्माण क्या होता है, स्थिर होता है, जबकि इंजीनियरिंग गतिशील एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अगर बात करें शिक्षा में महत्व की, तो दोनों प्रक्रियाएं मिलकर शिक्षा को प्रभावी बनाती है। यदि केवल निर्माण किया जाए तो उसका सही क्रियान्वयन न हो तो पाठ्यक्रम सफल नहीं होगा। इसी प्रकार बिना उचित डिजाइन के इंजीनियरिंग भी प्रभावी नहीं हो सकती विद्यार्थियों। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो इस प्रकार पाठ्यक्रम निर्माण एवं इंजीनियरिंग एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों का संतुलित समन्वय शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण एवं परिणामोन्मुख बनाता है। नेक्स्ट आपके लिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। तो विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम क्रियान्वयन वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से निर्धारित पाठ्यक्रम को वास्तविक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लागू किया जाता है। ये प्रक्रिया जितनी महत्वपूर्ण है उतनी चुनौतीपूर्ण भी है। शिक्षक से संबंधित चुनौतियां, कई बार शिक्षक नवीन पाठ्यक्रम को समझने एवं अपनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। प्रशिक्षण की कमी, पारंपरिक दृष्टिकोण एवं नवाचार के प्रति अनिश्चित क्रियान्वयन में बाधा बनती है विद्यार्थियों। क्या बनती है? अनिश्चित बाधा बनती है। नेक्स्ट आपके लिए संसाधनों में कमी। विद्यालयों में पर्याप्त संसाधनों जैसे पुस्तकें, तकनीकी उपकरण, प्रयोगशालाएं आदि का अभाव होता है, जिससे पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करना कठिन हो जाता है। तीसरा आता है प्रशासनिक बाधाएं। नीतियों का सही ढंग से पालन नहीं होना, समन्वय की कमी एवं अत्यधिक प्रशासनिक दबाव भी क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों की विविधता, यानी विभिन्न पृष्ठभूमि, क्षमताओं एवं सीखने की शैलियां आदि विद्यार्थियों के लिए एक ही पाठ्यक्रम को लागू करना चुनौतीपूर्ण होती है। 5 नंबर पॉइंट आपके लिए मूल्यांकन प्रणाली। क्या है? मूल्यांकन प्रणाली, यानी यदि मूल्यांकन प्रणाली केवल रटने पर आधारित हो तो नवीन एवं गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम प्रभावी नहीं हो पाता। छठा पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाएं। कुछ समाजों में पारंपरिक सोच एवं परिवर्तन के प्रति विरोध भी नई शैक्षिक गतिविधियों के क्रियान्वयन में बाधा डालता है। फिर आपके लिए आता है समाधान। समाधान क्या है इसका? तो शिक्षक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना, आईसीटी एवं संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना, लचीली एवं समावेशी शिक्षण पद्धति अपनाना। अगला पॉइंट है निरंतर फीडबैक एवं सुधार प्रणाली विकसित करना। विद्यार्थियों क्या करना? विकसित करना। फिर आपको बताना चाहता हूँ विद्यार्थियों, तो जिसको भी देखो आपके लिए इतनी क्लासेस लगा दी, चाहे वो अपने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी वाली हो या असेसमेंट वाली हो या अपने इन्वायरमेंट की हो, कंप्यूटर की क्लास हो या और भी कोई सब्जेक्ट की मैंने आपके लिए क्लास लगाई है। तो जो विद्यार्थी अपने दिल से लगता है कि हाँ सर आपकी क्लासेज और आपके अच्छे कंटेंट की वजह से हमारे पेपर अच्छे हो रहे हैं और ये जो लास्ट पेपर है या किसी के फर्स्ट पेपर है उनके लिए सर आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं, तो आपको थैंक्स बटन मिलता है।
यूट्यूब पर आपके इसी वीडियो के नीचे एक थैंक्स बटन आता है, तो आप अपनी सहयोग राशि उसमें दे सकते हैं। यानी अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा है और वास्तव में अगर आपको दिल से लगता है कि सर वास्तव में हमने आपकी क्लासेस देखी है और आज हमारे पेपर इतने अच्छे हुए हैं तो ओनली फॉर आपकी क्लासेस से, तो वही विद्यार्थी आपको थैंक्स बटन से चाहे आप जितना सहयोग करें, आपके एक सहयोग से हम आगे भी और अच्छे बच्चों के लिए अच्छा कंटेंट तैयार करेंगे, उसमें मेहनत से आगे और भी ज़्यादा सहयोग करने का प्रयास करेंगे। तो देखो किसी के ऊपर दबाव नहीं है, बस जो थैंक्स बटन है आपके लिए दिया हुआ है, बस विद्यार्थियों की थोड़ी सी एक सहयोग राशि या उसके अंदर आप नाम मात्र शुल्क दे सकते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि क्लास आपके लिए कोई पेड नहीं है, ओनली फॉर फ्री है। बस आपका सहयोग, आपके थैंक्स बटन से आपका नाम भी आएगा और हम आपके चैनल पर आपका डालेंगे कि हाँ इस विद्यार्थी ने हमारे लिए इस थैंक्स का बटन का यूज किया है। आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे उसमें। फिर आपके लिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य और शिक्षा प्रणाली किसी विशेष धर्म का पक्ष न लेकर सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाए। भारतीय शिक्षा प्रणाली में धर्मनिरपेक्षता एक मूलभूत सिद्धांत है जो संविधान के मूल्यों पर आधारित है। समानता एवं निष्पक्षता, तो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सभी विद्यार्थियों को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के समान अवसर प्रदान करती है। इससे शिक्षा में न्याय एवं समानता सुनिश्चित होती है। दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो धर्मनिरपेक्षता अंधविश्वासों से दूर रखकर तर्क एवं वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देती है। ये विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करती है। क्या करती है? चिंतन विकसित करती है विद्यार्थियों। तीसरा पॉइंट है सामाजिक समरसता। तीसरा पॉइंट है सामाजिक समरसता, यानी विभिन्न धर्मों के विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा देने से आपसी समझ एवं भाईचारा बढ़ता है। इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा किसी एक धर्म के बजाय सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो कभी कभी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा की अपेक्षा होती है। इसके विपरीत कुछ स्थानों पर धार्मिक पक्षपात भी देखने को मिलता है, जो इस सिद्धांत के विपरीत माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है 9 नंबर। एनसीएफ 2005 में सुझाए गए शिक्षा के बोझ को कम करने के लिए सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। उसने भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में शिक्षा के बोझ को कम करने के लिए विशेष बल दिया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को रटने की प्रवृत्ति से मुक्त कर उन्हें समझ आधारित एवं आनंददायक शिक्षा प्रदान करना था। पहला पॉइंट इसके अंदर अवधारणा का अर्थ की बात करें तो शिक्षा का बोझ केवल पुस्तकों की अधिकता नहीं बल्कि अनावश्यक जानकारी, जटिल भाषा, परीक्षा का दबाव भी है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा को सरल, सार्थक एवं जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा आता है प्रमुख उपाय। तो इसके अंदर पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सामग्री का सरलीकरण करना पड़ेगा, यानी पाठ्य पुस्तकों में अनावश्यक तथ्यों को हटाकर मुख्य अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरा पॉइंट है रटने की प्रवृत्ति का विरोध करना, यानी समझ, विश्लेषण एवं अनुप्रयोग पर आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया गया विद्यार्थियों। तीसरा है गतिविधि आधारित शिक्षण देना। गतिविधि आधारित शिक्षण देना, तो सीखने को रोचक बनाने के लिए प्रोजेक्ट, प्रयोग एवं प्रशिक्षण को शामिल किया गया। स्थानीय ज्ञान का समावेश किया गया। विद्यार्थियों के परिवेश से जुड़े उदाहरणों को शामिल किया गया था विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए महत्व की बात करें तो इस सिद्धांत से विद्यार्थियों में सीखने की रुचि बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और रचनात्मकता का विकास और भी ज्यादा होता है। ये ज्ञान को जीवन उपयोगी बनाता है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो हालांकि ये सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है, परंतु कई विद्यालयों में इसका पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो पाया। परीक्षा प्रणाली अभी भी रटने पर आधारित है, जिससे इसका प्रभाव सीमित हो जाता है। निष्कर्ष की बात करें तो इस प्रकार एनसीएफ 2005 का यह सिद्धांत शिक्षा को बोझ मुक्त, आनंददायक एवं प्रभावी दिशा बनाने की में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे सफल बनाने के लिए समग्र सुधार आवश्यक माना गया विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन है एनएसईएस एवं बीएससीएस पाठ्यक्रम सुधार आंदोलनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये जो आपके लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसीलिए बोलता हूँ क्लास को पूरा देखें, क्लास को बीच में कट करने का प्रयास नहीं करें, ताकि आपके अच्छे से अच्छे एक एक क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ सके। पेपर में थोड़ी लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है, यानी वर्ड्स या शब्द थोड़े कम हो सकते हैं, या मान लो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है। बाकी आपके इस सिलेबस से बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है विद्यार्थियों। अगर बात करें एनएसईएस
नेशनल साइंस एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एवं BScs तो बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम स्टडी यानी विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम सुधार आंदोलन रहे, जिनका उद्देश्य विज्ञान शिक्षा को अधिक प्रभावी, आधुनिक एवं प्रासंगिक बनाना था। पहला पॉइंट है NSES नेशनल साइंस एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, तो ये अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में विकसित एक मानक है। दोबारा देखिए, छोटा वाला क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि NSES क्या है, तो ये एक अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में विकसित एक मानक है जिसका उद्देश्य विज्ञान शिक्षा को एक रूप एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना है विद्यार्थियों। इसमें इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यानी अन्वेषण आधारित शिक्षा पर बल दिया जाता है। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच, प्रयोग, खोज के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित किया गया। शिक्षकों के लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। दूसरा BScs बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम स्टडी यानी विशेष रूप से जीव विज्ञान शिक्षा में सुधार हेतु विकसित किया गया। इसमें जीव विज्ञान को 3 प्रमुख दृष्टिकोणों, एक तो अपने मोलिकुलर, इकोलॉजिकल या इवोलेंट्री से बढ़ाने पर बल दिया गया। प्रयोगात्मक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण को महत्व दिया गया। आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। फिर आपके लिए समानता क्या क्या है, तो दोनों ही विद्यार्थियों को सक्रिय शिक्षार्थी बनाते हैं, रटने के बजाय समझ एवं प्रयोग पर जोर देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं आलोचनात्मक सोच को विकसित करते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करें तो इन सुधारों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है जो सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं होते। फिर आता है विकासशील देशों में इनका पूर्ण क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण है। कभी कभी अत्यधिक जटिलता भी विद्यार्थियों के लिए कठिनाई पैदा करती है। निष्कर्ष इस प्रकार NSES एवं BScs ने विज्ञान शिक्षा को आधुनिक एवं प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, परंतु इसके सफल क्रियान्वयन के लिए संसाधनों, प्रशिक्षण एवं स्थानीय अनुकूल की आवश्यकता देखने को मिलती है। ये थे विद्यार्थियों आपके लिए लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। अब बात करेंगे अपने दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर की। क्लास शायद थोड़ी बड़ी हो सकती है, यानी क्लास आपके लिए हमेशा 50 से 55 मिनट की, ये क्लास थोड़ी और भी ज़्यादा लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपको क्लास पूरी देखनी है। क्लास पूरी देखोगे तभी आपको इस क्लास का फायदा मिलेगा। मैंने बोल दिया कि क्लास अगर आपने 2 से 3 बार क्लास को अच्छे से देख लिया तो चाहे आपने कहीं से कुछ भी पढ़ा हो, आपके इस क्लास से आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और आपके 100% आपको इसी के अंदर क्वेश्चन देखने वाले। बस मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर अच्छे हुए, चाहे कोई भी पेपर है, जेंडर वाला, नॉलेज वाला, पेडागोजी वाला या और भी सब्जेक्ट आपके अच्छे हुए, तो आप अपनी राशि, आप अपना सहयोग, जो विद्यार्थी सक्षम है, हाँ चाहते हैं कि सर बीएड कर रहे हैं और आपकी वजह से देखो इतने फीस लगाते हैं, इतना खर्चा लगता है, तो आपने थोड़ा सा सपोर्ट हम कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट के नाम पर ऐसा नहीं है कि आपको इतना देना, इतना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो अगर एक विद्यार्थी 1 रुपये भी देता है तो वह भी सहयोग माना जाता है। बात करते हैं अगर पहले क्वेश्चन की, तो ज्ञान की अवधारणा, स्वरूप एवं प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए, साथ ही स्थानीय अनुभवात्मक एवं वैज्ञानिक ज्ञान के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले देखेंगे ज्ञान की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान मानव जीवन का मूल आधार है और वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने आसपास के संसार, अनुभवों, तथ्यों, सिद्धांतों एवं मूल्यों को समझता है। ज्ञान केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये समझ, बोध, विवेक और निर्णय क्षमता का समन्वय माना जाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से ज्ञान को देखें तो सत्य, विश्वास, औचित्य, ट्रूथ, बिलीव, जस्टिफिकेशन का संयोजन माना जाता है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान वह है जो सत्य हो, जिस पर विश्वास हो और जिसका प्रमाण भी हो। भारतीय दर्शन में ज्ञान को प्रामाणिक बोध कहा गया है, जो इंद्रियों, तर्क और अनुभव से प्राप्त होता है। ज्ञान की अवधारणा समन्वय और समाज के साथ बदलती रहती है। प्राचीन काल में ज्ञान धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों तक सीमित था, जबकि आधुनिक युग में यह वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक संदर्भों तक विस्तारित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का अर्थ केवल तथ्यों का रटाव नहीं, बल्कि आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास भी माना जाता है। ज्ञान व्यक्ति को अज्ञानता से मुक्त करता है और उसे सशक्त बनाता है। यह सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन माना जाता है। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकारों, कर्तव्यों और समाज में अपनी भूमिका को समझता है। इस प्रकार ज्ञान एक गतिशील, बहुआयामी और निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। मानव जीवन को दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। फिर देखते हैं ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान का स्वरूप क्या है, यानी नेचर ऑफ नॉलेज। आपको पॉइंट समझने, मेरी लैंग्वेज आपको याद करनी है। जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ध्यान से सुने उसके। जो विद्यार्थी अभी ईयरफोन लगाकर बैठे या जो विद्यार्थी अभी
ध्यान से एकांत में बैठे, उनको एकदम याद हो जाएगा अच्छे से। बस क्लास को कंटिन्यू देखे, क्लास को बीच में रोके नहीं। ऐसा नहीं है कि अपने ये 2 पॉइंट देख लिया बीच में स्किप कर लिया, ऐसा नहीं करना है। तब आपको एक भी पॉइंट क्लियरली समझ में नहीं आएगा। लगातार आप क्लास को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे ना, तो आपका एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा। बस आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, इस क्लास से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ज्ञान का स्वरूप बहुआयामी और जटिल होता है। ये केवल एक निश्चित रूप से नहीं होता, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों और संदर्भों में बदलता रहता है। पहला, ज्ञान व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ दोनों हो सकता है। व्यक्तिपरक ज्ञान व्यक्ति के अनुभव, भावनाओं और दृष्टिकोण पर आधारित होता है, जबकि वस्तुनिष्ठ ज्ञान वैज्ञानिक तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होता है। दूसरा, ज्ञान गतिशील होता है। ज्ञान क्या होता है? गतिशील होता है। ये समय के साथ बदलता और विकसित होता है। उदाहरण के लिए, पहले पृथ्वी को सपाट माना जाता था, लेकिन वैज्ञानिक खोजों से क्या होता है, इसे गोल सिद्ध कर दिया। तीसरा, ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित है, यानी ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होता है। समाज, संस्कृति, परंपरा ज्ञान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अपने देखते हैं कि समाज के अंदर कौन ऐसे कितने विचारधाराओं के लोग होते हैं जो अलग अलग अपने ज्ञान की बातें करते हैं। कुछ अपने विचारधारा रखते हैं, कुछ रूढ़िवादी विचारधारा, कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण या कुछ अनुभव के आधार पर भी ज्ञान प्रदान करते हैं। चौथा, ज्ञान सापेक्ष होता है। चौथा, ज्ञान सापेक्ष होता है। एक ही तथ्य अलग अलग परिस्थितियों में अलग अर्थ रख सकता है। फिर 5वां होता है ज्ञान संचयी होता है। ज्ञान क्या होता है? संचयी होता है। नया ज्ञान पुराने ज्ञान पर आधारित होता है और उसे आगे बढ़ाता है। ज्ञान का स्वरूप यह भी दर्शाता है कि केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभवों, सामाजिक अंतःक्रियाओं और प्रयोगों से भी प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार ज्ञान का स्वरूप लचीला, परिवर्तनशील, बहुआयामी है, जो मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। तीसरा आता है टाइप्स ऑफ ज्ञान, यानी ज्ञान के प्रकार। तो ज्ञान के विभिन्न प्रकार है। पहला आता है प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसके अंदर ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसे देखना, सुनना, सुनना। तर्क संगत ज्ञान होता है, तो ये ज्ञान तर्क और बुद्धि के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसमें गणित और दर्शन इसके उदाहरण है। तीसरा, प्रायोगिक ज्ञान। प्रायोगिक ज्ञान के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज यानी अनुभव और अभ्यास से प्राप्त होता है, जैसे किसी कार्य को करना सीखना। सैद्धांतिक ज्ञान हो गया, यह सिद्धांतों और अवधारणाओं पर आधारित होता है। आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, ये आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने से महत्वपूर्ण होता है। नैतिक ज्ञान, ये सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता देता है विद्यार्थियों। तो ज्ञान के दोनों प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और मिलकर व्यक्ति के संपूर्ण विकास में योगदान देते हैं। इस प्रकार ज्ञान के विभिन्न प्रकार ये दर्शाते हैं कि सीखने की प्रक्रिया बहुआयामी होती है और केवल एक प्रकार के ज्ञान से पूर्ण विकास संभव नहीं होता है विद्यार्थियों। दीर्घ उत्तरात्मक में दूसरा क्वेश्चन है कि डेटा, सूचना, ज्ञान एवं कौशल में अंतर स्पष्ट कीजिए। शिक्षण एवं प्रशिक्षण के संदर्भ में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व उपयोगी क्वेश्चन आपके लिए। डेटा क्या होता है? तो डेटा वह कच्चा तथ्य होता है जो बिना किसी प्रसंस्करण के होता है। ये संख्याओं, शब्दों, संकेतों या प्रतीकों के रूप में हो सकता है। डेटा अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं रखता, बल्कि ये केवल संभावित जानकारी का आधार होता है। उदाहरण के लिए 45, 78, 90 या आपने 10, 15 जो भी संख्या होती है, ये केवल संख्या होती है जो डेटा है। जब तक इनका संदर्भ नहीं दिया जाता है, तब तक उनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता। डेटा का मुख्य गुण यह है कि ये असंगठित और अपरिष्कृत होता है। इसे उपयोगी बनाने के लिए इसे व्यवस्थित और विश्लेषित करना आवश्यक होता है। शिक्षा के क्षेत्र में डेटा का उपयोग विद्यार्थियों को अंक, उपस्थिति या सर्वेक्षण के परिणामों के रूप में किया जाता है। ये शिक्षकों को छात्रों की स्थिति का प्रारंभिक संकेत देता है, लेकिन स्वयं में निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इस प्रकार डेटा ज्ञान की प्रक्रिया का पहला चरण है, जो आगे सूचना और ज्ञान में परिवर्तित होता है। दूसरा पॉइंट है सूचना या इंफॉर्मेशन। सूचना या इंफॉर्मेशन, सूचना वह डेटा है जिसे व्यवस्थित, वर्गीकृत और संदर्भित किया जाता है ताकि उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। उदाहरण के लिए, यदि कहा जाए कि कक्षा में 80% छात्र पास हुए, तो ये सूचना है, क्योंकि यह डेटा को अर्थपूर्ण रूप में प्रस्तुत करता है। सूचना का मुख्य गुण यह है कि निर्णय लेने में सहायता करती है। ये डेटा से अधिक उपयोगी और समझने योग्य माना जाता है। सूचना को प्राप्त करने के लिए डेटा का विश्लेषण, संगठन और प्रस्तुतिकरण आवश्यक माना जाता है विद्यार्थियों। शिक्षा में सूचना का उपयोग के शिक्षण योजनाएं बनाने, विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करने एवं सुधारात्मक कदम उठाने में किया जाता है। हालांकि सूचना भी अंतिम स्तर नहीं है, क्योंकि ये केवल क्या बताती है, लेकिन क्यों और कैसे का उत्तर नहीं देती। इस प्रकार सूचना डेटा का विकसित रूप है जो निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर तीसरा ज्ञान, नॉलेज। तो ज्ञान व्यवस्था है जिसमें सूचना को समक्ष
अनुभव और तर्क के माध्यम से आत्मसात किया जाता है। ये केवल तथ्यों को संग्रह नहीं, बल्कि उन तथ्यों के पीछे के कारणों, सिद्धांतों, संबंधों की समझ है। उदाहरण के लिए, यदि छात्र वह समझता है कि क्यों 80% छात्र पास हुए, किन कारणों से सफलता मिली, तो ये क्या होता है? ज्ञान होता है विद्यार्थियों। क्या होता है? ज्ञान होता है। फिर ज्ञान का मुख्य गुण ये भी है कि व्यक्ति को निर्णय लेने, समस्या समाधान करने, नई परिस्थितियों में अनुकूल करने में सक्षम बनाता है। ज्ञान अनुभव, अध्ययन और चिंतन का परिणाम होता है। शिक्षा में ज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता, बल्कि छात्रों में समझ और आलोचनात्मक सोच विकसित करना होता है। इस प्रकार ज्ञान सूचना का गहन और परिपक्व रूप है जो व्यवहार में उपयोगी साबित होता है। चौथा पॉइंट है कौशल यानी स्किल। तो कौशल वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करता है। ये करने की योग्यता, एबिलिटी टू डू, जो अभ्यास एवं अनुभव से विकसित मानी जाती है। फिर उदाहरण के लिए अगर ये बात करें, यदि कोई छात्र गणित के सिद्धांतों को समझता है, यानी ज्ञान और उन सिद्धांतों का उपयोग करके समस्या हल कर सकता है, तो ये क्या होता है? कौशल होता है। क्या होता है? स्किल होती है, कौशल होता है। फिर कौशल का मुख्य गुण ये भी होता है कि प्रदर्शन पर आधारित होता है। किस पर होता है? प्रदर्शन, परफॉर्मेंस पर। किसी का अगर स्किल है, किसी के अंदर कला होती है, तो वह अपने कौशल के द्वारा विकसित करता है। ये निरंतर अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव से विकसित किया जाता है। शिक्षा में कौशल का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को रोजगार एवं जीवन के लिए तैयार करता है। इस प्रकार कौशल ज्ञान का व्यवहारिक रूप है जो वास्तविक जीवन में सफलता का आधार बनता है। फिर आपके लिए अलग अलग अंतर देख लेते हैं कि डेटा, सूचना, ज्ञान और कौशल में अंतर क्या है, तो आप इस सारणी को अच्छे से पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। फिर अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, तो शिक्षण प्रक्रिया में डेटा, सूचना, ज्ञान और कौशल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले शिक्षक डेटा के बाद माध्यम से विद्यार्थियों की स्थिति को समझता है, जैसे परीक्षा परिणाम, उपस्थिति। इसके बाद डेटा को सूचना में बदलकर शिक्षक छात्रों की प्रगति का विश्लेषण करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि कौन से विषय में सुधार की आवश्यकता है। ज्ञान का स्तर तब आता है जब शिक्षक छात्रों को केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि उन्हें विषय की गहराई से समझ विकसित करने में मदद करता है। आधुनिक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और रचनात्मकता विकसित करना है, जो ज्ञान के बिना संभव नहीं होता। अंततः शिक्षण का सर्वोच्च लक्ष्य कौशल विकास है। केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे व्यवहार में लागू करना भी आवश्यक है। इस प्रकार प्रभावी शिक्षण वही है जो डेटा से शुरू होकर कौशल तक पहुंचे और विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने। सातवां पॉइंट है प्रशिक्षण में महत्व है। प्रशिक्षण का महत्व कैसे? तो प्रशिक्षण मुख्यतः कौशल विकास पर केंद्रित होता है, लेकिन इसमें भी डेटा, सूचना और ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रशिक्षण में सबसे पहले डेटा का उपयोग प्रशिक्षण की आवश्यकता को पहचानने के लिए किया जाता है। इसके बाद सूचना के माध्यम से प्रशिक्षण की योजना बनाई जाती है और उचित सामग्री तैयार की जाती है। ज्ञान प्रशिक्षण का आधार है, क्योंकि बिना सिद्धांत को समझे किसी कौशल को विकसित करना कठिन होता है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौशल विकसित करना है, जिसमें व्यक्ति अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर सके। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। स्थानीय संदर्भ, सहभागिता, अभ्यास एवं सर्जन की भूमिका पर भी प्रकाश डालिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञान निर्माण की अवधारणा क्या है, यानी कंसेप्ट ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ज्ञान निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी यानी लर्नर स्वयं अपने अनुभव, अवलोकन, चिंतन और सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से ज्ञान का सर्जन करता है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक रटकर सीखने से भिन्न है, जहां ज्ञान को स्थिर और बाहरी माना जाता था। विद्यार्थियों, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में ज्ञान निर्माण का संबंध रचनावादी दृष्टिकोण से माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षार्थी केवल जानकारी ग्रहण नहीं करता, बल्कि उसे अपने पूर्व में अनुभवों और संज्ञानात्मक रचनात्मक संरचनाओं के साथ जोड़कर नया अर्थ निर्मित करता है। उसके साथ साथ ज्ञान निर्माण एक सक्रिय प्रक्रिया है। ज्ञान निर्माण, ध्यान रखिए, क्या प्रक्रिया है? सक्रिय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षार्थी प्रश्न पूछता है, प्रयोग करता है, समस्याओं का समाधान करता है और अपने अनुभवों पर विचार करता है। शिक्षक की भूमिका यहाँ ज्ञान देने वाले की बजाय मार्गदर्शक की होती है। दोबारा देखिए, ज्ञान निर्माण क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है, जिसमें क्या करता है? विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, वो प्रश्न पूछता है, उसके साथ उसको एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोग करता है या प्रोजेक्ट बनाता है, समस्याओं का समाधान करता है। उसके बाद क्या करता है? मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत, इंडिविजुअल और सामाजिक, सोशल दोनों स्तरों पर घटित होती है। व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है
वहीं समूह में चर्चा, सहयोग और समाज से ज्ञान को समृद्ध बनाता है। ज्ञान निर्माण का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता, बल्कि समझ, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन की क्षमता विकसित करना होता है। क्या होता है? मूल्यांकन की क्षमता विकसित करना होता है। इस प्रकार ज्ञान निर्माण एक गतिशील, रचनात्मकता और सहभागी प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी को आत्मनिर्भर और चिंतनशील बनाती है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट है ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। तो ज्ञान निर्माण एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जो निम्न चरणों से शामिल होती है। इसके अंदर पहला आपको ध्यान रखना है पूर्व ज्ञान का संक्रियण, यानी शिक्षार्थी अपने पहले से मौजूद अनुभव और ज्ञान के आधार पर नई जानकारी को समझता है। दूसरा पॉइंट है नई जानकारी का अधिग्रहण करना, यानी शिक्षार्थी नई सूचनाएं प्राप्त करता है, जैसे पाठ्य पुस्तक, शिक्षक या अनुभवों के माध्यम से अंतःक्रिया और चिंतन करना। इसके अंदर आपको शिक्षार्थी नई जानकारी पर विचार करता है और उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ता है। तीसरा होता है पुनर्गठन, यानी पुराने और नए ज्ञान को मिलाकर नई समझ विकसित की जाती है। पांचवा अनुप्रयोग, सीखे गए ज्ञान को वास्तविक जीवन में लागू किया जाता है। फिर आपके लिए ये प्रक्रिया रैखिक नहीं होती बल्कि चक्रीय होती है, जिसमें शिक्षार्थी बार बार अनुभव, चिंतन और सुधार के माध्यम से ज्ञान को परिष्कृत करता है। फिर विद्यार्थियों नेक्स्ट आता है ज्ञान निर्माण के प्रमुख तत्वों की भूमिका। इसके अंदर आपको स्थानीय संदर्भ की भूमिका होती है, यानी रोल ऑफ लोकल कॉन्सेप्ट, यानी स्थानीय संदर्भ ज्ञान निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह शिक्षण को शिक्षार्थी के जीवन से जोड़ता है। जब शिक्षण सामग्री स्थानीय भाषा, संस्कृति, परंपरा और परिवेश से जुड़ती है तो शिक्षार्थी उसे आसानी से समझ सकता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों की कृषि आधारित उदाहरणों से पढ़ाना अधिक प्रभावी माना जाता है। विद्यार्थियों नेक्स्ट आपके लिए स्थानीय संदर्भ में शिक्षण को प्रासंगिक और अर्थपूर्ण बनाता है। इससे शिक्षार्थियों की रुचि और सहभागिता बढ़ती है। यह विविधता को भी सम्मान देता है और छात्रों के अनुभव को भी महत्व देता है। बीएड के संदर्भ में अगर बात करें तो शिक्षक को चाहिए कि वे पाठ्यक्रम को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित एडेप्ट करे। इस प्रकार स्थानीय संदर्भ ज्ञान निर्माण को वास्तविक जीवन से जोड़ता है और सीखने को अधिक प्रभावी बनाता है। फिर आता है सहभागिता की भूमिका। इसके अंदर सहभागिता ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया का केंद्र तत्व होता है। जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से कक्षा में भाग लेते हैं, जैसे प्रश्न पूछना, चर्चा करना, समूह कार्य करना, तो उनका शिक्षण अधिक प्रभावी माना जाता है। फिर सहभागिता सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा देती है, जिससे विभिन्न दृष्टिकोणों का आदान प्रदान होता है। फिर ये आत्मविश्वास, संचार कौशल, सहयोगात्मक सीखने को भी विकसित करती है। शिक्षक को चाहिए कि वे ऐसी गतिविधियां आयोजित करें जिसमें सभी छात्र भाग ले सकें। इस प्रकार सहभागिता छात्र निर्माण की सक्रिय, जीवंत और प्रभावी बनाती है। अभ्यास की भूमिका की बात करें तो अभ्यास ज्ञान को स्थायी और मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। जब शिक्षार्थी बार बार किसी कार्य को करता है, उसकी समझ गहरी होती जाती है तो वह कौशल में परिवर्तित हो जाती है। अभ्यास से त्रुटियों का सुधार होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह सिद्धांत को व्यवहार में बदलने की सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए गणित में समस्याओं को बार बार हल करने से छात्र की समझ और गति दोनों बढ़ती जाती है। ये विद्यार्थियों आपको अच्छे से पता है। इस प्रकार ज्ञान अभ्यास निर्माण को स्थायी और उपयोगी बनाता है। सर्जन की भूमिका की बात करें तो सर्जन, क्रिएटिविटी ज्ञान निर्माण का उच्चतम स्तर है, जहां शिक्षार्थी नए विचार, समाधान, दृष्टिकोण विचार करता है। यह केवल जानकारी को दोहराने तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसे नए रूप में प्रस्तुत करता है। सृजनात्मक गतिविधियां जैसे प्रोजेक्ट कार्य, मॉडल बनाना, कहानी लिखना शिक्षार्थियों की कल्पना शक्ति और नवाचार को बढ़ावा देती है। तो देखो आप विद्यार्थी क्लास को कंटिन्यू देख रहे हैं, तो जिस विद्यार्थी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है या कमेंट नहीं किया है, कमेंट विद्यार्थी आप करते ही नहीं हो, कमेंट के अंदर बताया करो कि सर क्लास को हम इस जगह से देख रहे हैं, हमारा गांव ये है, या हम इस गांव से देख रहे हैं, हमारा इस कॉलेज से संबंध है। तो आप बताएंगे तो हमें पता चल सकेगा कि हाँ इस जगह से विद्यार्थी हमारे कंटिन्यू देख रहे हैं या जुड़े हुए हैं और इनको ऐसी मदद हुई है। और क्लास को लाइक करने से ये फायदा है कि आपके भाई बंधुओं को और भी क्लास आगे ज़्यादा शेयर होती है। आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट करने का कष्ट कर सकते हैं विद्यार्थी। चौथा क्वेश्चन आपके लिए पाठ्यक्रम की अवधारणा, स्वरूप एवं आधारों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो पाठ्यक्रम की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम का अर्थ केवल विषय वस्तु सिलेबस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षण अधिगम की समग्र योजना है, जिसमें उद्देश्यों, विषय सामग्री, शिक्षण विधियों, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं का समन्वित ढांचा शामिल होता है। आधुनिक शिक्षा में पाठ्यक्रम को सीखने के सभी नियोजित अनुभवों के रूप में देखा जाता है, जो विद्यालय के भीतर और बाहर दोनों जगह घटित होते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण में पाठ्यक्रम स्थिर होता है, यानी विषय केंद्रित और परीक्षा उन्मुख था, जबकि समकालीन दृष्टिकोण में ये शिक्षार्थी केंद्रित, लचीला और जीवन कौशल उन्मुख माना जाता है।
इस परिवर्तन का मूल कारण शिक्षा के उद्देश्यों में बदलाव है। जहां अगले ज्ञानार्जन प्रमुख था, वहीं अब समग्र विकास, आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता और सामाजिक उत्तरदायित्व पर जोर दिया जाता है विद्यार्थियों। फिर आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो पाठ्यक्रम अक्सर सत्ता, संस्कृति और विचारधाराओं से प्रभावित होता है। इसमें क्या पढ़ाया जाए, क्या छोड़ा जाए, कैसे निर्णय सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में होते हैं, जिससे कभी कभी कुछ समूह की आवाज हाशिए पर चली जाती है। इसलिए समावेशी और बहुसांस्कृतिक पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम एक गतिशील, संदर्भ निर्भर और मूल्य आधारित संरचना है, जिसका उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना माना जाता है। पाठ्यक्रम के अगर स्वरूप की बात करें तो इसका स्वरूप है आपके लिए कि पाठ्यक्रम का अवसर स्वरूप बहुआयामी और परिवर्तनशील होता है, जो केवल लिखित दस्तावेज, जीवंत प्रक्रिया, समाज, संस्कृति, शिक्षार्थियों की आवश्यकता उस पर क्या होता है, विकसित रहता है। पहला, पाठ्यक्रम समग्र होता है। क्या होता है? पाठ्यक्रम समग्र होता है। ये संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोदैहिक तीनों क्षेत्रों को शामिल करता है। दूसरा, ये लचीला और अनुकूलशील होता है ताकि विभिन्न शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तीसरा, पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है, जिसमें गतिविधियां, परियोजनाएं, व्यवहारिक कार्य शामिल होते हैं। चौथा, यह सामाजिक रूप से निर्मित होता है, यानी जो समाज के मूल्यों, मान्यताओं और आवश्यकताओं को प्रतिबंध करता है। हालांकि आलोचनात्मक दृष्टिकोण से यह भी देखा जाता है कि कई बार पाठ्यक्रम अत्यधिक बोझिल और परीक्षा केंद्रित हो जाता है, जिससे रचनात्मकता और समझ का विकसित बाधित होती है। इसके अलावा छिपा हुआ पाठ्यक्रम भी महत्वपूर्ण है, जो अनौपचारिक रूप से मूल्यों और पाठ व्यवहारों को प्रभावित करता है, जैसे अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक भूमिका इसके अंदर सम्मिलित होती है। फिर आपके लिए इस प्रकार पाठ्यक्रम का स्वरूप बहुआयामी होता है। फिर है दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। तो दार्शनिक आधार पाठ्यक्रम की दिशा और उद्देश्य निर्धारित करते हैं। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं पाठ्यक्रम के स्वरूप और सामग्री को प्रभावित करते हैं। आदर्शवाद ये सत्य, सौंदर्य और नैतिक मूल्यों पर जोर देता है। इसके अनुसार पाठ्यक्रम में साहित्य, दर्शन और नैतिक शिक्षा को महत्व दिया जाता है। यथार्थवाद की बात करें तो ये वस्तुनिष्ठ ज्ञान और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है, जिसमें विज्ञान, गणित और अनुभवजन्य विषयों को प्राथमिकता दी जाती है। पर अगला है प्रगमतावाद, ये करके सीखने पर जोर देता है। लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें गतिविधि आधारित और अनुभवात्मक पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। अस्तित्ववाद की अगर बात करें तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आत्म अभिव्यक्ति पर बल देता है, इसलिए पाठ्यक्रम को शिक्षार्थी केंद्रित बनाया जाता है। अगर बात करें आलोचनात्मक रूप से तो कोई एक दर्शन सभी परिस्थितियों के लिए पर्याप्त नहीं होता। आदर्शवाद कभी कभी अत्यधिक सैद्धांतिक हो जाता है, जबकि प्रगमतावाद में दूसरों की अनदेखी हो सकती है। इसलिए एक संतुलित पाठ्यक्रम के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम दार्शनिक दृष्टिकोणों का समन्वय आवश्यक है, ताकि ज्ञान, मूल्य और कौशल का समग्र विकास हो सके। फिर आता चौथा पॉइंट आपके लिए मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक आधार शिक्षार्थी की प्रकृति, विकास और अधिगम प्रक्रिया को समझने में सहायता करते हैं। सबसे पहले बाल विकास के सिद्धांत बताते हैं कि अलग अलग आयु में बच्चों को सीखने की क्षमता और रुचियां अलग होती है, इसलिए पाठ्यक्रम को आयु उपयुक्त होनी चाहिए। दूसरा, अधिगम के सिद्धांत की बात करें, लर्निंग थ्योरीज की, जैसे व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, संज्ञानात्मकवाद और रचनावाद पाठ्यक्रम निर्माण को प्रभावित करते हैं। आधुनिक पाठ्यक्रम रचनावादी दृष्टिकोण को अपनाता है, जिसमें शिक्षार्थी सक्रिय रूप से निर्माण का भागीदारी होता है। तीसरा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना आवश्यक है। सभी छात्रों को सीखने की गति और शैली अलग होती है, इसलिए पाठ्यक्रम में विविधता और लचीलापन होना चाहिए। आलोचनात्मक रूप से देखें, यदि पाठ्यक्रम केवल मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है तो यह सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों की अपेक्षा कर सकता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम को शिक्षार्थी केंद्रित, प्रभावी और वैज्ञानिक बनाते हैं, लेकिन इन्हें अन्य आधारों के साथ संतुलित करना आवश्यक माना जाता है विद्यार्थियों। अगला आपके लिए 5 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम, सिलेबस एवं सह पाठ्यक्रम के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। आधुनिक शिक्षा में इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो पाठ्यक्रम शिक्षा की समग्र योजना है, जिसमें उद्देश्यों, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों, अधिगम अनुभवों, मूल्यांकन प्रक्रियाओं, विद्यालय के भीतर बाहर होने वाली सभी शैक्षिक गतिविधियों का समावेश होता है। ये केवल क्या पढ़ाया जाए, क्या सीमित नहीं है, बल्कि कैसे पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए और सीखने के परिणाम क्या हो सकते हैं जैसे प्रश्नों का उत्तर भी देता है विद्यार्थियों। तो आधुनिक दृष्टिकोण में पाठ्यक्रम को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुभवात और आधारित और लचीला माना जाता है, जिसमें संज्ञानात्मक ज्ञान, भावात्मक मूल्य, रुचि, मनोदयी कौशल तीनों क्षेत्रों पर विकास पर बल दिया जाता है। पाठ्यक्रम का स्वरूप व्यापक होता है। इसमें कक्षा शिक्षण, परियोजना कार्य,
खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मूल्य शिक्षा, जीवन कौशल आदि सब शामिल होते हैं। फिर आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो कई बार पाठ्यक्रम अत्यधिक विस्तृत और परीक्षा केंद्रित माना जाता है, जिससे रचनात्मकता प्रभावित होती है। इसलिए आधुनिक शिक्षा में इसे संतुलित और समावेशी और प्रासंगिक बनाना आवश्यक होता है। फिर आपके लिए सिलेबस की अवधारणा क्या है? तो सिलेबस पाठ्यक्रम का एक भाग होता है जो किसी विशेष विषय या कक्षा के जरिए निर्धारित विषय वस्तु की सूची प्रस्तुत करता है। यह अपेक्षाकृत संकीर्ण और सीमित दायरे वाला होता है। सिलेबस मुख्यतः यह बताता है कि किसी विषय में कौन कौन से अध्याय, इकाइयां, टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे और उनका क्रम क्या होगा। यह शिक्षक को पढ़ाने की दिशा देता है और विद्यार्थियों को स्पष्ट करता है कि परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है। फिर परंपरागत शिक्षा में सिलेबस का महत्व अधिक था क्योंकि शिक्षा परीक्षा उन्मुख थी, लेकिन आधुनिक शिक्षा में केवल सिलेबस पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं माना जाता क्योंकि ये शिक्षण अधिगम के अनुभव, विधियां और मूल्यांकन की विविधता को समाहित नहीं करता। आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो सिलेबस अक्सर रटने को बढ़ावा देता है यदि उसे रचनात्मक तरीके से लागू नहीं किया जाए। तो इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह सिलेबस को केवल मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करे, व न कि अंतिम लक्ष्य के रूप में शामिल करें। फिर तीसरा है सह पाठ्यक्रम की अवधारणा। तो सह पाठ्यक्रम गतिविधियां वे होती है जो औपचारिक कक्षा शिक्षण के साथ साथ चलती है, विद्यार्थियों के समग्र विकास में सहायक होती है, जिसमें खेलकूद, वाद विवाद, नाटक, संगीत, कला, स्काउट गाइड, एनएसएस, सांस्कृतिक कार्यक्रम या सामाजिक सेवा आदि शामिल इसके अंदर शामिल होते हैं। फिर सह पाठ्यक्रम गतिविधियां विद्यार्थियों में नेतृत्व, टीम वर्क, आत्मविश्वास, संचार कौशल या सामाजिक मूल्यों का विकास करती है। आधुनिक शिक्षा में इन्हें पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग माना जाता है क्योंकि केवल अकादमिक ज्ञान से व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव नहीं है। आलोचनात्मक रूप से देखें तो कई विद्यालयों में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को कम महत्व दिया जाता है या केवल औपचारिकता के रूप में आयोजित किया जाता है, जिससे उनका वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इस प्रकार सह पाठ्यक्रम गतिविधियां शिक्षा को जीवंत, रोचक और व्यवहारिक बनाती है तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर आधुनिक शिक्षा में एक तो अपने समग्र विकास हो गया, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण हो गया, जीवन कौशल और रोजगार क्षमता हो गई। फिर उसके साथ साथ आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि रचनात्मकता और नवाचार, सामाजिक और नैतिक विकास, मूल्यांकन में विविधता और निष्कर्ष की बात करें तो पाठ्यक्रम, सिलेबस और सह पाठ्यक्रम तीनों शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन इनका दायरा अलग अलग है। जहां पाठ्यक्रम समग्र दिशा प्रदान करता है वहीं सिलेबस विषय वस्तु को व्यवस्थित करता है और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां व्यक्तिगत विकास को सशक्त बनाती है। आधुनिक शिक्षा में इन तीनों का संतुलित समन्वय अत्यंत आवश्यक है ताकि विद्यार्थियों का बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास पूर्ण रूप से कर सके। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन कौन सा है कि समाज की संरचना, ज्ञान के बीच संबंध को स्पष्ट करते हुए बताइए कि पाठ्यक्रम कैसे निर्मित होता है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं अपने अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो पाठ्यक्रम परिवर्तन एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है जो समाज, ज्ञान, तकनीकी, राजनीति और शिक्षार्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होती रहती है। कोई भी पाठ्यक्रम स्थायी नहीं होता बल्कि समय समय पर उसमें परिवर्तन आवश्यक माना जाता है ताकि शिक्षा प्रासंगिक, उपयोगी और प्रभावी बनी रहे। पहला पॉइंट है इसके अंदर सामाजिक कारक, सोशल कारक क्या कौन सा है? तो समाज की संरचना, मूल्य, परंपराएं और समस्या पाठ्यक्रम परिवर्तन का मुख्य आधार होती है। समाज निरंतर परिवर्तनशील है, जैसे शहरीकरण, वैश्वीकरण, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे उभर रहे हैं। इन परिवर्तनों के अनुरूप पाठ्यक्रम में भी बदलाव आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए पहले शिक्षा में केवल पारंपरिक विषयों पर जोर दिया जाता, लेकिन आज सामाजिक मुद्दों जैसे पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, बहुसांस्कृतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। सामाजिक असमानता के अंदर जाति, वर्ग, लिंग को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम में ऐसे विषय और गतिविधियां जोड़ी जाती है जो समानता और सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। इस प्रकार समाज की आवश्यकताएं और समस्याएं सीधे तौर पर पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है और उसे अधिक प्रासंगिक बनाती है। नेक्स्ट आपके लिए 2 नंबर पॉइंट है राजनीतिक कारक। तो राजनीतिक व्यवस्था और सरकार की नीतियां पाठ्यक्रम परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाती है? एक तो उद्देश्य, नीतियां निर्धारित करती है, पाठ्यक्रम प्रभावित होता है, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी हो गई, उसके तहत प्रणाली में बड़े बदलाव किए गए, जैसे कौशल आधारित शिक्षा, बहुभाषिता, अनेक भाषाओं को ज्ञान दिया जाए, समग्र विकास पर जोर दिया जाता है और राजनीतिक विचारधारा भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। इसके साथ साथ नागरिक शास्त्र, इतिहास,
या सामाजिक विज्ञान के क्या करती है, परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति, नागरिक के कर्तव्य को बढ़ावा देने के लिए या हस्तक्षेप पाठ्यक्रम को पक्षपातपूर्ण बना सकता है विद्यार्थियों। फिर आता तीसरा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में आर्थिक विकास बाजार की आवश्यकता है। इसके अंदर आपको उद्देश्य रोजगार और कौशल विकास करना होता है। जब अर्थव्यवस्था में बदलाव होता है, जैसे औद्योगिकरण, सेवा क्षेत्र, उसका स्टार्टअप या पाठ्यक्रम को इन आवश्यकताओं से अनुरूप बदलना पड़ता है। उदाहरण के लिए आज के समय में आईटी, मैनेजमेंट, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए शिक्षा में भी बदलाव किए जाते हैं, जैसे स्किल आधारित कोर्स वो छात्रों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की जरूरतें ये तय करती है कि छात्रों को कौन से कौशल और ज्ञान दिए जाए। चौथा पॉइंट है वैज्ञानिक और तकनीकी कारण। वैज्ञानिक और तकनीकी कारण में अंदर विज्ञान और तकनीक के विकास ने शिक्षा के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। नई तकनीकों जैसे इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम से पाठ्यक्रम को बदलाव को अनिवार्य बना देता है। आज केवल पारंपरिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि डिजिटल साक्षरता और तकनीकी कौशल भी जरूरी है। अगर आप आज तकनीकी एआई के माध्यम से अच्छी चीजें बनाना, नोट्स बनाना, क्लासेस वगैरह बनाना, ये सब अगर जानते हैं तो आज कहीं ना कहीं कंप्यूटर शिक्षा, कोडिंग, ऑनलाइन लर्निंग उसके अंदर शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक खोजों, अनुसंधान के आधार पर विषय वस्तु को अपडेट किया जाता है ताकि छात्रों को नवीनतम जानकारी मिल सके विद्यार्थियों। इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक कारक की बात करें तो मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण और परिवर्तन का आधार होता है। इसमें छात्रों की रुचि, क्षमता, विकास स्तर, विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। पहले शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती, लेकिन आज ये छात्र केंद्रित हो गई है। इसके कारण पाठ्यक्रम में गतिविधि आधारित शिक्षण, प्रोजेक्ट वर्क, अनुभवात्मक शिक्षा को शामिल किया गया है। बाल विकास के सिद्धांतों के अनुसार अलग अलग आयु के बच्चों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके अलावा सीखने की विभिन्न शैलियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शिक्षण वीडियो का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक कारक सुनिश्चित करते हैं कि पाठ्यक्रम छात्रों के लिए रुचिकर है। और अगला आता है सांस्कृतिक कारक। इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल यही होता है कि भाषा, साहित्य, कलाएं, परंपराएं, मूल्य शामिल होता है जो छात्र अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझ सके विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है शिक्षक की भूमिका एक पाठ्यक्रम निर्माता के रूप में स्पष्ट कीजिए और व्यवहारिक उदाहरण सहित उत्तर दें। तो शिक्षक को केवल पाठ पढ़ाने वाला मानना आज के समय में अधूरा दृष्टिकोण है। आधुनिक शिक्षा में शिक्षक एक पाठ्यक्रम निर्माता, परिवर्तक यानी पाठ्यक्रम खुद निर्माण करे, अपनी इजी लैंग्वेज के अंदर, सरल भाषा के अंदर आपको समझाए ताकि वही आपके दिमाग के अंदर अच्छा फिट हो सके। परिवर्तक और कार्यान्वित करता बहुआयामी भूमिका निभाता है। वे कक्षा की वास्तविक परिस्थितियों, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, समाज की अपेक्षाओं और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को जीवित बनाता है। नीचे इस भूमिका का विस्तृत विवरण दिया गया है। तो पहले पाठ्यक्रम की व्याख्या रूपांतरण करता। तो औपचारिक पाठ्यक्रम अक्सर एक ऐसा रूपरेखा मात्र होता है जिससे शिक्षक उसे कक्षा की वास्तविक जरूरतों के अनुसार व्याख्यायित और रूपांतरित करने को तैयार करता है। हम हर कक्षा में विद्यार्थियों का स्तर, पृष्ठभूमि, सीखने की गति अलग होती है, इसलिए शिक्षक ये तय करता है कि कौन सा विषय किस प्रकार और किस गहराई तक पढ़ाया जाए। उदाहरण के रूप में यदि कक्षा 6 में पर्यावरण प्रदूषण का पाठ है तो शिक्षक केवल किताब पढ़ाने के बजाय स्थानीय संदर्भ जैसे शहर में बढ़ता प्रदूषण, प्लास्टिक उपयोग हो गया, इसके दुरुपयोग को हम कम कैसे करें, इसके यूज को कम कैसे करें या इसका निस्तारण किस प्रकार करें, ऐसा अपने को बताना चाहिए। दूसरा है शिक्षक विषय वस्तु चयन और संगठन, यानी कौन सी सामग्री महत्वपूर्ण है, किस क्रम में पढ़ाई जाए, किसे विस्तार से और किसे संक्षेप में पढ़ाना है, ये सब भी ध्यान होना चाहिए। उदाहरण के रूप में इतिहास पढ़ाते समय शिक्षक ये तय करता है केवल तिथि याद करने के बजाय घटनाओं के कारण उसके प्रभाव पर अधिक जोर दिया जाए, यानी ये घटना क्यों हुई, रटने पर बल नहीं देता। अपने को क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, क्या करना है, समझ आधारित ज्ञान देना है। तीसरा पॉइंट है शिक्षण विधियों का चयन करना। शिक्षण विधियां भी जरूरी है क्योंकि पाठ्यक्रम तभी प्रभावी होता है जब उसे सही शिक्षण विधियों से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे शिक्षण विधियों, प्रोजेक्ट विधि हो गई, चर्चा विधि हो गई, गतिविधि आधारित शिक्षण हो गया, उसके अंदर चयन करना होता है। उदाहरण में गणित में क्षेत्रफल पढ़ाते समय शिक्षक छात्रों से कागज काटकर आकृतियां बनवाता है और माप करवाता है उसके बजाय सूत्र समझाने के, जिससे छात्र करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देते हैं। चौथा, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का समावेश करना। शिक्षक पाठ्यक्रम को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखता बल्कि उसे सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से उसे समृद्ध बनाता है। उदाहरण के रूप में विज्ञान दिवस पर प्रदर्शनी, भाषा के लिए निबंध या वाद विवाद प्रतियोगिता, सामाजिक विज्ञान के लिए शैक्षिक भ्रमण, इससे छात्रों का समग्र विकास होता जाता है। मूल्यांकन और सुधार की बात करें, फीडबैक की बात करें तो शिक्षक केवल पढ़ाता ही नहीं है बल्कि यह भी देखता है कि छात्र कितना सीख रहे हैं। वे मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम में कितना सुधार आवश्यक है। उदाहरण के रूप में यदि
अधिकतर छात्र किसी अध्याय को समझ नहीं पा रहे तो शिक्षक नई विधि अपनाता है विद्यार्थियों, अतिरिक्त अभ्यास करता है, विषय को सरल बनाता है, इससे पाठ्यक्रम लचीला और प्रभावी बनता है। नवाचार और सृजनशीलता, तो एक अच्छा शिक्षक पाठ्यक्रम में नए नए प्रयोग करता है ताकि शिक्षा रोचक और प्रभावी बन सके। उदाहरण के रूप में जैसे डिजिटल टूल्स, पीपीटी, वीडियो का उपयोग करना, रोल प्ले, गेम आधारित शिक्षण देना, जैसे इससे छात्र अधिक रुचि और सहभागिता दिखाते हैं। सामाजिक और नैतिक मूल्यों का समावेश कैसे, तो शिक्षक पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करता है, जैसे ईमानदारी, सहयोग, पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता पर चर्चा। इस प्रकार शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण भी करता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयता, सार्वभौमिकता एवं धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके शिक्षा से संबंध का विश्लेषण कीजिए। तो राष्ट्रीयता, सार्वभौमिकता और धर्मनिरपेक्षता आधुनिक शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण औपचारिक वैचारिक स्तंभ होता है। ये केवल राजनीतिक या दार्शनिक अवधारणा नहीं है बल्कि शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, विद्यालय वातावरण का गहराई से प्रभावित करते हैं। एक संतुलित शिक्षा प्रणाली तीनों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए विद्यार्थियों को जिम्मेदारी नागरिक, संवेदनशील मानव और वैश्विक दृष्टिकोण बनाने वाला व्यक्ति बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीयता की अवधारणा। तो क्या होती है राष्ट्रीयता? राष्ट्रीयता का अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना, निष्ठा, एकता, जिम्मेदारी की भावना। ये नागरिकों को एक साझा पहचान, इतिहास, संस्कृति और मूल्यों से जोड़ती है। राष्ट्रीयता के प्रमुख तत्व होते हैं देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, नागरिक कर्तव्यों का पालन करना। तो राष्ट्रीयता का सकारात्मक रूप नागरिकों में जिम्मेदारी और समर्पण की भावना पैदा करता है, जबकि अति राष्ट्रीयता कभी कभी संकीर्णता और असहिष्णुता को जन्म दे सकती है। शिक्षा से राष्ट्रीयता का संबंध क्या है? तो राष्ट्रीय एकता का विकास होना, यानी शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना विकसित होती है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के माध्यम से राष्ट्र की समझ विकसित होती है। राष्ट्रीय प्रतीकों, पर्वों, महापर्वों के बारे में, महापुरुषों के बारे में जानकारी देती है। जिम्मेदार नागरिक बनाना, सांस्कृतिक संरक्षण देना, व्यवहारिक उदाहरण देना, या इस प्रकार शिक्षा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देती है। लेकिन एक ध्यान रखना जरूरी है कि ये संकीर्णता में न बदले। दूसरा आता है सार्वभौमिकता की अवधारणा, यानी सार्वभौमिकता का अर्थ होता है समस्त मानव जाति को एक समान मानना, चाहे वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना, और ये विचार वसुदैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, एक परिवार की तरह रहना, इस भावना पर आधारित होता है। सार्वभौमिकता के प्रमुख तत्वों की बात करें तो मानव समानता, वैश्विक शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मानव अधिकारों को सम्मान देना। सार्वभौमिकता व्यक्ति को केवल अपने देश तक सीमित नहीं रखती बल्कि उसे विश्व नागरिक बनाती है विद्यार्थियों। शिक्षा से सार्वभौमिकता का संबंध, तो वैश्विक दृष्टिकोण का विकास होना, सहिष्णुता का प्रयोग होना या अंतर्राष्ट्रीय समझ होना, व्यवहारिक उदाहरण देना। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य का सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना, किसी एक धर्म का पक्षपात नहीं करना। भारत जैसे बहुधार्मिक देश में धर्मनिरपेक्षता सामाजिक समरसता के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। धर्मनिरपेक्षता के प्रमुख तत्व है सभी धर्मों का सम्मान करना, धार्मिक स्वतंत्रता, राज्य और धर्म का पृथक्करण करना, सहिष्णुता और भाईचारा। शिक्षा से धर्मनिरपेक्षता का संबंध क्या है? समानता और सहिष्णुता। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है पूर्वाग्रहों का निस्तारण करना, नैतिक शिक्षा देना, व्यवहारिक उदाहरण देना। तीनों अवधारणाओं का आपसी समझ की बात करें तो राष्ट्रीयता व्यक्ति को अपने देश से जोड़ती है, सार्वभौमिकता उसे विश्व से जोड़ती है, धर्मनिरपेक्षता समाज में संतुलन और समानता बनाए रखती है। एक संतुलन शिक्षा प्रणाली इन तीनों के समन्वय स्थापित करती है विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम सुधारों का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए, वर्तमान स्कूल पाठ्यक्रम की समीक्षा की प्रस्तुत करें। तो ये क्वेश्चन भी आप इसको अच्छे से पढ़ लेना कि भारत में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, उसको सुधार के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए, पाठ्यक्रम के लिए कौन कौन से आलोचना अध्ययन किए गए, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए एनसीएफ 2005 एवं एनसीएफटीई 2010 की मुख्य विशेषताओं का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से देखना है, इसका शिक्षा में क्या योगदान है। इसको एनसीएफ का पूरा नाम क्या, मैंने छोटा वाला क्वेश्चन करवा दिया, बड़ा वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने के लिए पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैंने बोला आपको मैसेज कर सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है, बोझ कम हो इसके लिए भी इसमें प्रयास किए गए। तो विद्यार्थियों जिसको भी क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर कॉलेज का अपना एक ग्रुप होता है, उसके आप सदस्य जुड़े होते हैं, मेंबर होते हैं, तो सभी आप शेयर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है देखिए, जैसे कि विभिन्न समितियां होती है जिसके अंदर बीसीएस या पाठ्यक्रम समितियां हैं, नडफील्ड, बीसीएस, सीएस, पीसीएस, एनएसईएस या एसएमएसजी का अध्ययन, उसके द्वारा 20वीं शताब्दी के अंदर कौन कौन से सुधार हुए, इसको भी आपको अच्छे से सरल कराना है या प्रश्नों को अच्छे से देखना है। प्रश्न संख्या 13,
पाठ्यक्रम को एक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक निर्माण के रूप में स्पष्ट कीजिए। इसमें शक्ति, विचारधारा एवं समावेशन बहिष्करण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से देख लेना है। जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया कि सारे क्वेश्चन इसके अंदर है। सारे क्वेश्चन आपको एक क्लास के अंदर नहीं करवाए जा सकते। बस आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें और इसके साथ आपको छोटे वाले क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं, जो आपके अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और दीर्घउतरात्मक सारे क्वेश्चन आपको एक ही क्लास के अंदर मैंने आपको जो जितने हो सके मैंने आपको करवा दिए। लगभग आपका कंसेप्ट इस क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। बस आप क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि हर विद्यार्थी इस क्लास को देख सके। तो ये साथ में आपको एक हाइप का बटन मिल रहा है, आप उस पर हाइप पे जरूर करें। और जिसको लगता है कि हाँ सर आपके इतने प्रयास से, इतनी क्लासेस के माध्यम से हमारे पेपर अच्छे हो रहे हैं, तो आपको एक थैंक्स का बटन मिल रहा है, आप उस पर जाकर अपना सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। लाइक क्लास को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।